नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप हमें अपने सवाल भेजें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े ही सवाल भेजें। जब भी कोई सवाल भेजे तो अपना नाम ज़रूर उसके साथ भेजें। हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपके सवालों के जवाब देंगे। अखिलेश जैन हैं, फाउंडर हैं टेक्निकल आईक्यू के, हरीश शाही हैं इंडिया पॉइंट व्यू के, और साथ ही नितिन केडिया हैं, नेशनल सेक्रेटरी जनरल हैं AIJGF के, जिनसे हम गोल्ड सिल्वर पर बातचीत करेंगे। आगे हमारे साथ नीरव देसाई भी होंगे जो GGN रिसर्च के पार्टनर हैं। उनसे हम MSP में जो रबी फसलों की MSP में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड नए शिखर पर है। ये तेजी कितनी टिकाऊ है ये जानना जरूरी है। सबसे पहले आप बताइए अखिलेश जी, क्या लग रहा है आपको गोल्ड में जिस तरह की तेजी चल रही है, क्या करना चाहिए इस भाव पर? क्या नीचे खरीदने का मौका मिलेगा या तेजी चलती रहेगी? नमस्ते विश्व मोहन जी। नमस्ते जैसे सर। हमने देखा कि गोल्ड इंटरनेशनल भावों के अंदर एक अच्छा खासा नए हाईज बना रहा है रेगुलर बेसिस पे। और इसका चार्ट स्ट्रक्चर, जैसे मैं पिछले हर शो पे कह रहा हूँ कि काफी स्ट्रांग है। नीचे इसमें बेस बनते जा रहे हैं और वो बेस वॉलेट नहीं हो रहे। तो इमीडिएटली अभी गोल्ड का जो बेस लग रहा है कॉमेक्स के अंदर वो 2625 के यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है कि ऊपर अभी भी यहाँ पे गुंजाइश है। स्पेसिफिकली अगर गोल्ड के चार्ट की भी बात करें MCX के, तो यहाँ पर पिछले 3 वीक से एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जिसका फ्रेश ब्रेकआउट मुझे 76,700 के लेवल के आसपास मिल रहा है। तो प्राइजेस वहीं पे ही ट्रेड करा रहा है और मुझे लगता है कि इस मोमेंटम के साथ जाना चाहिए। अगर आप इमीडिएटली शॉर्ट ऑफ द ट्रेडर हैं और या फिर इंट्राडे ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर 76,575 का स्टॉप लॉस आप प्लेस करें। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर ये मोमेंटम पकड़ता है तो हमको 77,500 तक के लक्ष्य भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा है। वहीं पे किसी का लंबी अवधि का रुझान है तो हर रिप्स पे यहाँ पे बाय की रणनीति है। और मुझे लगता है कि जल्दी भाव हम $2875 तक की टेरिटरी में देखेंगे। तो ओवरऑल रुझान इसका तेजी का है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। जी। तो तेजी के रुझान ज्यादा लग रहा है, 77,000 भी आपको दिख रहा है। आप हरीश जी बताइए, गोल्ड में क्या हो रहा है सर? लगातार तेजी बनी हुई है, क्या नीचे कुछ आएगा भाव? सर गोल्ड में मुझे अराउंड 76,470 के आसपास, जो अगर अपन को कोई करेक्शन मिलती है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, तो वो लेवल जो रहेगा हमें फ्रेश और सेफर साइड बाइंग के लिए रहेगा। और जो मेरा जो अपसाइड का टारगेट है वो 77,200 77,500 के रहेंगे। वहीं पे जो इस पे स्टॉप लॉस रहेगा वो 76,080 का रहेगा। सेफर साइड हम लोग कह सकते हैं कि जब तक गोल्ड का जो डेली क्लोजिंग 76,000 के नीचे नहीं है तब तक बाय करना बनता है और सेफ है बाय साइड। जो मोमेंटम है, ट्रेंड है, हर चीज फेवर में है। कॉमेक्स हो, इवन इंडिया में हम लोग जैसे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और फेस्टिवल सीजन भी आने वाले हैं, तो डिमांड, लोकल डिमांड्स को भी अगर कंसीडर करें तो भी इसमें बाइंग आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हम सजेस्ट करेंगे कि गोल्ड और सिल्वर बाय करते चलें अभी। चांदी पर अखिलेश जी आप बताइए, क्या लग रहा है? चांदी में भी आज अच्छी तेजी दिख रही है, ये तेजी कंटिन्यू होगी आगे? देखिए, काफी टाइम से हम चांदी को एक अंडर परफॉर्मर की जैसे देख रहे हैं गोल्ड की कंपेयर में। वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेस मेटल्स के रीजन से हो रहा है। चाइना से जिस हिसाब से यहाँ पर डिफ्लेशन के जैसे डेटा आए थे, स्टिमुलस के बाद भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला था, तो वहाँ वो कहीं ना कहीं चांदी के भाव पे हमने को देखने को मिला था। बट इसका जो स्ट्रक्चर है पोजिशनली वो काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है मुझे। तो आप करंट प्राइजेस पर भी और अप टू आपको 91,400-500 तक के भाव भी मिलते हैं, तो वहां पर लेके ही काम करें। 91 जाकर इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है कि जल्दी ही हम 93,400-500 और एक अच्छा और रन अप देखने को मिलेगा यहाँ पे चांदी में। तो नितिन बाय जी, ऑन डिप्स की चांदी में भी रह सकते हैं। जी जी नितिन जी आप बताइए, आपको क्या लग रहा है गोल्ड में क्या हो रहा है? गोल्ड की ये तेजी कहां तक जा सकती है इस लेग में, और क्या कुछ नीचे आने की संभावना आपको दिख रही है? अगर आने की संभावना है तो वो कब तक? विश्वनाथ जी नमस्कार। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि पिछले हफ्ते के लिए रेंज रह सकती है वो 75,000 और 76,500 के बीच में रह सकती है। 76,380 जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और हमने देखा गोल्ड उसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। लेकिन अब अगर इस वीक की हम बात करें तो इस वीक की जो रेंज है दैट हैज बीन शिफ्टेड टू 75,700 और 77,500 रेंज के बीच में हम गोल्ड को ट्रेड करते हुए देखेंगे। कल जो तेजी आई है वो तेजी
बस की स्पीच के बाद, जिसमें उन्होंने प्रोसेस के ऊपर कंफर्ट जाहिर किया है कि वो इन्फ्लेशन जो है वो पूरी तरह से अब कंट्रोल में आ रही है, और जिस तरीके से इसराइल ने सीज फायर के लिए रिजेक्शन किया, तो हमने देखा गोल्ड जो है वो वापस 2680 $2685 के आसपास जो है वो आज सुबह ट्रेड करते हुए हमें दिखा। ऊपर में एक $2710 का रेजिस्टेंस है, और जिस तरह से वीकली चार्ट्स के ऊपर गोल्ड जो है वो अब ओवरबॉट की कंडीशन पे है, तो मुझे लगता है कि जो हमारा लोअर रेंज है 75,700, वहां तक का एक पेशेंस के साथ हमें वेट करना चाहिए। वहां पे 75,700 आता है तो 200-300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप ₹1000 के टारगेट के लिए गोल्ड को बाय करके चल सकते हैं। पर ये लेवल्स पे चूंकि जो है चार्ट्स जो है बहुत हैवी हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो है हमें फ्रेश बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। चलिए, गोल्ड के बाद अब बात कर लेते हैं एमएसपी में जो बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। 6 रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ। ये खबर हमने पिछले हफ्ते ही आपको बता दी थी कि मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए एमएसपी का ऐलान होने वाला है, और उसी तर्ज पे आज उसका ऐलान हो गया है। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम की एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी 130 रुपए से 300 रुपए प्रति क्विंटल तक की हुई है, और सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो है सरसों की एमएसपी, जो 5650 रुपए प्रति क्विंटल थी, वो बढ़कर 5950 रुपए क्विंटल हो गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीरव देसाई हैं, पार्टनर है जीजे रिसर्च। हालांकि इनका रिसर्च का काम कई सारे एग्री कमोडिटीज़ में है, लेकिन एडिबल ऑयल में लोग ये ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं। क्या लग रहा है नीरव जी, सरसों की एमएसपी देखकर क्या अनुमान लगा रहे हैं आप लोग? क्या इस बार बम्पर बुआई होगी सरसों की? सरसों की बुआई तो अच्छी होगी। देखिए, एमएसपी पे सपोर्ट भी रहा, और मैं बोलूंगा कि सरकार ने अच्छी 2 सीजन में सरसों की खरीदी करी है, तो आज किसान का इस चीज पे भरोसा बन गया है कि सरकार जो एमएसपी दे रही है सरसों में, उसमें खरीद भी रही है। साथ ही में एमएसपी के ऊपर मार्केट चल रहा है, तो एक किसान को रिटर्न भी अच्छा है। और अभी ऑलरेडी हाल में ये जो 20-22% की ड्यूटी हाइक आई है, तो इससे भी ओवरऑल करंट प्राइस जो मस्टर्ड के हैं मंडियों में सब जगह उछल के बिके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सोयाबीन से ज्यादा ऑयल का कंट्रीब्यूशन मस्टर्ड में आता है, तो मस्टर्ड को ये ड्यूटी ने ज्यादा सपोर्ट किया है। और अब किसान अक्टूबर महीने में ही ये कॉल लेगा कि उसको मस्टर्ड की बुआई कितनी करनी है, या नवंबर महीने के स्टार्टिंग तक। तो आई थिंक ये दोनों ही चीजें मस्टर्ड की बुआई को सपोर्ट करेगी, और मुझे लगता है कि ये एमएसपी पे गवर्नमेंट एक्टिव भी रहेगी, ये उसको भरोसा है। क्योंकि अच्छी खरीदारी हो रही है, किसानों को भाव भी अच्छा मिल रहा है, और फेवरेबल वेदर भी है, तो हो सकता है कि इस बार बम्पर बुआई फिर से यहाँ पर देखने को मिले। बाकी कमोडिटीज़ की एमएसपी को लेकर क्या कहेंगे? जो बढ़ोतरी हुई है ये सही है, किसानों के लिए फायदेमंद आपको दिख रहा है नीरव जी? बाकी एमएसपी भी अच्छी बढ़ी है। मुझे लगता है थोड़ा सा चने में एमएसपी वो बढ़ा सकते थे, क्योंकि चना का प्रेवलेंट प्राइस ऑलरेडी काफी ऊंचा है एमएसपी से, और सरकार के लिए थोड़ा कंसर्न भी रहा है चना। अदर पल्सेस में तो फिर भी सिचुएशन कंट्रोल में रही है। बाकी एमएसपीज मैं बोलूंगा कि मोटा मोटी ठीक रही है। चना मसूर दोनों में थोड़ा एमएसपी पे अगर वो ध्यान देते तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पल्सेस में भी गवर्नमेंट को एक थोड़ा इशू रहा है आने वाले 2 सालों में। देखिए, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता पल्सेस में बढ़ती जा रही है। एडिबल ऑयल की तर्ज पर अगर बढ़ाना है, देश में ही अगर उत्पादन को बढ़ावा देना है, तो किसानों को भाव आपको ज़्यादा देना ही पड़ेगा, और तभी हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ेंगे। सर, अब एक सवाल खाने के तेल पर ले लेते हैं। नीरव जी, ये बताइए कि खाने के तेल के दाम फिर से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। पाम तेल में अच्छी खासी तेजी आ गई है। क्या लग रहा है, ट्रेंड क्या संकेत दे रहे हैं? क्या ये तेजी ज़्यादा बढ़ेगी, या हो गया जितनी तेजी आ चुकी? क्योंकि आप अगर देखें तो महीने भर में करीब करीब 15% की तेजी आ चुकी है मलेशियाई पाम तेल फ्यूचर्स में। हाँ, सो बेसिकली ऐसा है कि ओवरऑल प्रोडक्शन पाम में नहीं बढ़ पा रहा है। और आज हम क्या होता है कि हम मलेशिया के स्टॉक्स को देखते हैं, 20 लाख टन के आसपास मलेशिया का स्टॉक है। पर जो बड़ा उत्पादक देश और बड़ा एक्सपोर्टर देश इंडोनेशिया है, उसकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ स्टॉक पाइलअप नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी इंडोनेशिया में बहुत बड़ा रिफाइनिंग कैपेसिटी आया है, जिसके कारण करीब करीब 8 से 10 लाख टन तो सिर्फ उन रिफाइनरियों के स्टॉक में चले गया है। तो ओवरऑल इंडोनेशिया के वहां से सप्लाई अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। सो मैं ऐसा मानता हूं कि पाम ऑयल बहुत ज्यादा घट के नीचे में आ जाए, ऐसी स्थिति नहीं है। बट यस, हाल फिलहाल में तेजी भी काफी रजिस्टर हो चुकी है, तो यहाँ मार्केट थोड़ा अटकता भी है। आज $1140-50 के आसपास में नियर बाई पाम सीपीओ कॉन्ट्रैक्ट्स सीएनएफ में थोड़े अटकते हैं, बट सामने $1110-20 से नीचे की बहुत कोई सिचुएशन आती भी नहीं लग रही है।
ओके। और जिस तरह से खबर भी आई हुई थी कि वहाँ पर उत्पादन भी कम रहे हैं, से जो सितंबर के जो डेटा आए हुए थे मलेशिया के, वो भी करीब करीब 4% की कमी आई थी, उसका भी यहाँ पर था, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिख रही है। शुक्रिया नीरव जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और दर्शकों को समझाया कि क्या कुछ मार्केट पर एमएसपी में जो बढ़ोतरी है उसका असर हो सकता है और किसानों के लिए ये कदम कितना फ़ायदेमंद है। नितिन जी, आप क्या कहेंगे, जिस तरह की बढ़ोतरी हुई है एमएसपी में, रबी फसलों की एमएसपी में, क्या ये किसानों के लिहाज से बेहतर कदम है? विश्वनाथ जी, किसानों के लिहाज से तो ये बेहतर कदम है, पर इसका डायरेक्ट फायदा जो है वो हमारी ज्वेलर्स कम्युनिटी को मिलता है। और मैं आपको बता दूं, जब जब एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है, तब तब आप देखेंगे चांदी की जो भी सेल होती है, जब गांव में सालक का सीजन आता है, तो चांदी की जो है वो रिकॉर्ड डिमांड आती है, क्योंकि किसान के पास जो है वो पैसा जो है वो ज्यादा आता है। और इस बार जो महाराष्ट्र के एरिया रहे हैं, उनमें हमने देखा है कि मंगलसूत्र का जो डिमांड होता है वो भी काफी हद तक बढ़ जाता है। तो मेरा अनुमान है कि इस एमएसपी के बढ़ने से ना सिर्फ किसानों को और किसानों के संगठनों को फायदा होगा, इनफैक्ट जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ज्वेलर्स को भी होगा, क्योंकि जब भी किसान के पास पैसा आता है तो वो सबसे पहले सोना या सिल्वर को ही, चांदी को ही प्रेफरेंस देता है, और उसी में वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने लोकल ज्वेलर के पास जाता है। विश्वमान जी। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्योंकि रूरल इकोनॉमी से गोल्ड का डिमांड पूरी तरह से कनेक्टेड है। जैसे जैसे रूरल डिमांड बढ़ती है, रूरल ग्रोथ दिखती है, उसका फ़ायदा ज्वेलर्स को ज़्यादा मिलता है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आप तीनों मेहमान, आप भी नितिन जी बने रहिए, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के सवाल ज़्यादा हैं। विकास हैं गाजियाबाद से, 90,350 रुपए पे 2 लॉट चांदी इन्होंने लॉन्ग कर रखा है। हरीश जी, आप बताइए क्या करना चाहिए? 90,350 पे लॉन्ग है। हरीश जी, अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा कि क्या करना चाहिए और इनको स्टॉप लॉस बता दें। ओके, ये एक बहुत अच्छी। ओके हरीश जी, आपके नेटवर्क में कुछ इशू है, उसे हम सॉर्ट आउट करेंगे, फिर आपके पास आएंगे। नितिन जी, आपसे मेरा यही सवाल होगा, 90,350 पे बाइंग है, अच्छा फायदा हो रहा है, क्या करना चाहिए अब इनको? सिल्वर में 93,300 का एक रेजिस्टेंस है, तो 93,300 के रेजिस्टेंस तक के ये टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। और नीचे में जैसे जैसे चांदी बढ़ती जाती है तो 92,000 के, अभी एट प्रेजेंट 92,000 का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं, ट्रेलिंग प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं। और चांदी जैसे जैसे 300 रुपए बढ़ती जाए, वैसे वैसे ही अपना जो स्टॉप प्रॉफिट है उसको 300 पॉइंट के ऊपर बढ़ा सकते हैं। विश्वमन जी। अगले दर्शक हमारे साथ रतन लाल सैनी हैं जयपुर से, 2 लॉट नेचुरल गैस 226 रुपए पर लॉन्ग कर रखा है। आप बताइए अखिलेश जी, क्या ये लॉन्ग की पोजीशन में सही है कि नुकसान तो काफी हो रहा है, गिरावट तो दिख रही है, काफी दबाव दिख रहा है। 226 हालांकि बहुत दूर नहीं है, लेकिन 17-18 रुपए तो नीचे आ ही गया है इनके लॉन्ग के भाव से। रुके या निकल जाएं? देखिए, स्ट्रक्चर अभी भी इसका नेगेटिव ही है और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि भाव 185 तक की टेरिटरी में भी आए जल्दी। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, बिकॉज काफी वॉलेटाइल कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पर 212-13 रुपए के आसपास के भाव मिलते हैं, तो वहां पर एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, या फिर इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 197 के नीचे प्लेस कर लें, और ऊपर के लेवल्स पे आप निकल सकते हैं नेचुरल गैस के अंदर। नितिन है कानपुर से, चांदी की लॉन्ग पोजीशन इनके पास है, जानना चाह रहा है कि स्टॉप लॉस क्या लगा ले। एसएल बता दीजिए अखिलेश जी चांदी के लिए। देखिए, पोजिशनल एसएल इसका 91,400 का रहेगा। इसके ऊपर जब तक चांदी बनी हुई है, यहाँ पर एक अच्छा खासा रनअप आगे वाले दिनों में मिल सकता है। इंटरडे के लिए आप 92 के नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं और 93,400-500 तक के लक्ष्य देख सकते हैं जी। अगले दर्शक है आरके वर्मा है, क्या सोने का भाव नीचे आएगा? क्या लग रहा है नितिन जी आपको, गोल्ड नीचे की तरफ आ सकता है क्या? बिल्कुल सर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि चार्ट जो है वो एक वीकली चार्ट जो है वो ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुके हैं, तो मुझे लगता है एक करेक्शन मिल सकता है, डाउनसाइड ट्रेंड नहीं होगा, एक करेक्शन मिल सकता है हमें 75,700 तक का। तो वहां तक के करेक्शन को हम मार्केट में देख सकते हैं, और अगर आता है वहां पे तो हम बाय करके चल सकते हैं। ओके अगले दर्शक हमारे साथ हैं क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? हरीश जी बताइए, कॉपर में क्रिश को क्या करना चाहिए? रेगुलर कॉलर है, हर दिन सवाल भेजते हैं। सर, कॉपर जो आज के डे का सबसे सेफेस्ट कॉल रहेगा बाई के लिए, तो कॉपर में मैं सजेस्ट करूंगा अराउंड 822 के पास या 823 के पास हमें बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए।
और पोजिशनली भी कॉपर में जो है लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप की जा सकती है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 88.15 का, यानी कि 815 रुपए का, और क्लोजिंग बेसिस पे इसको मेंटेन करें। और वहीं पे जो टारगेट रहेगा वो हमारे पास 830 840 के रहेंगे, इसमें इवन उससे ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो कॉपर बेस मेटल में इस वक्त सबसे सेफ लग रहा है बाइंग करने के लिए। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ हैं, महावीर हैं बंगलुरु से। 20 अक्टूबर तक कॉमेक्स सिल्वर $29 तक आ सकती है क्या? क्या लग रहा है आपको अखिलेश जी? $29 काफी ज्यादा कमजोरी की संभावना इनको लग रही है। लग रहा है इतनी जल्दी इतनी गिरावट चांदी में? देखिए, अभी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके हिसाब से मोमेंटम अपसाइड का लग रहा है। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम अभी बरकरार रहना चाहिए। और 31.40 स्पॉट के अंदर एक मुझे अच्छे सपोर्ट लग रहे हैं। तो प्राइजेस का अभी इनके नीचे जाना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पहले लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम पकड़ेगा। तो जब तक 31.40 के नीचे चांदी नहीं जाती है, तो यहाँ पर अभी अपसाइड ही लगती है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, नवीन कोठारी हैं मुंबई से। सोना 73,000 रुपए और चांदी 85,000 रुपए तक दिवाली से पहले या दिवाली के बाद आएगी क्या? नितिन जी, आपको लग रहा है कि 73,000 सोना और 85,000 चांदी होगी? दिवाली के बाद तक भी ये वेट कर सकते हैं उस लेवल पे खरीदारी के लिए? देखिए, गोल्ड में तो बहुत मुश्किल है कहना कि 73,000 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि 75,000 और 75,500 के आसपास लॉन्ग टर्म के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुके हैं। लेकिन हाँ, 84-85,000 के जो लेवल सिल्वर के अंदर है, वो जरूर हमें इसी कैलेंडर ईयर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अभिषेक है जयपुर से। नेचुरल गैस मिनी इन्होंने 268 रुपए में खरीदा है, अब इनको नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? हरीश जी, आप सलाह दीजिए, नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या है? सर, नेचुरल गैस पर जो मेरी सलाह है वो ये है कि बाइंग जितनी भी आनी थी वो खत्म हो चुकी है। अभी रिसेंट जो बाइंग आई थी वो भी वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थी कि वहां पर वेदर क्लियर नहीं था, बट अभी सारा क्लियर हो चुका है। तो मैं इसमें सेल ऑन हाई की सजेशन दूंगा। और इवन जो नेचुरल गैस अगर 205 के लेवल के नीचे आर्ली बेसिस पे 4 आर्ली बेसिस पर सस्टेन करती है, तो हमें इसमें मतलब 195 190 तक के इसमें टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो मैं, और इसमें जो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 218 का रहेगा। ओके, तो आप दोनों एक्सपर्ट्स, अखिलेश जी को भी लग रहा है कि यहाँ से नरमी दिख सकती है और आपको भी लग रहा है। और नेचुरल गैस मिनी जिस कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने ट्रेड लिया है, ये नवंबर के एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है। इसका भाव अभी है 243 रुपये 50 पैसे और इनकी लॉन्ग पोजीशन है 268 रुपये की, तो इसको काफ़ी इनको नुकसान हो रहा है। अगले दर्शक हमारे साथ विनोद कुमार हैं दिल्ली से। क्रूड की 6,100 की स्ट्राइक की कॉल इन्होंने खरीद रखी है, क्या करना चाहिए? बने रुके रहें या निकल जाए? क्या सलाह देंगे अखिलेश जी इनको? 6,100 के स्ट्राइक की कॉल है। मुझे लगता है कि प्रीमियम्स यहाँ पर गल सकते हैं। काफी ऊपर का आपने अभी कॉल ऑप्शन बाय किया है। मुझे अभी भी इसका जो स्ट्रक्चर है पोजिशनली एज वेल एज फंडामेंटली दोनों ही एंड से नेगेटिव लग रहा है। $72 जब तक नाइमेक्स में ये नीचे बना हुआ है तब तक यहाँ पर मुझे लगता है कि अपसाइड के चांसेस नहीं के बराबर है। वहीं MCX के अंदर 6,000 के नीचे भाव है, तब तक यहाँ पर मुझे लगता है कि कॉल्स में काम नहीं करना चाहिए, उछाले में पुट्स के अंदर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी एक अपसाइड मिलती है 40-50 पॉइंट की, तो मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए और पुट्स में काम करना चाहिए जब तक 6,000 के नीचे भाव क्रूड के अंदर बने हुए हैं। अगले दर्शक है नरेश कुमार हैं चेन्नई से। सोने चांदी में गिरावट आएगी या नहीं? लड़की की शादी के लिए खरीदना है, कब तक नीचे आएगा? नितिन जी, क्या लग रहा है कब तक नीचे आ सकता है भाव? शादी के लिए इनको खरीदना है या खरीद ले, भाव नीचे आने तक नहीं रुके? देखिए, 75,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 75,000 के आसपास आता है तो बिल्कुल इनको खरीदारी कर लेनी चाहिए। और अगर शादी के लिए ले रहे हैं तो दिसंबर के पहले अगर शादी है तो 75,000 75,500 के आसपास जो है वो जरूर लेके चले। व्यू है आपके लिए। अगले दर्शक है समीर हैं बुलंदशहर से। क्रूड में ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों की रणनीति जानना चाह रहे हैं। हरीश जी, आपके पास ऑप्शंस की कोई रणनीति है क्या क्रूड में आज? हरीश जी, आपसे मेरा सवाल नहीं, था। क्रूड में ऑप्शंस नहीं, क्रूड में ऑप्शंस पे मेरे पास एज सच कोई स्ट्रेटजी नहीं है।
बट क्रूड में ओवरऑल जिस हिसाब से गिर रहा है बहुत सेलिंग हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत मैं करेक्शन इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ से बाइंग आ सकती है 540 के आसपास या 5780 के आसपास एक बाइंग जोन बनेगा, और इसमें जो टारगेट रहेगा वो अराउंड 6140 के आसपास, और जो स्टॉप लॉस रहेगा 5680 के आसपास। तो फ्यूचर में ये पोजीशन की जा सकती है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं रोशन फेरवानी है, कटनी एमपी से। इन्होंने सवाल भेजा है कि गोल्ड सेल है 76,150 रुपए में, क्या करें, रुके या निकल जाए, अभी नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए अखिलेश जी इनको? 76,150 की शॉर्ट पोजीशन इन्होंने बना रखी है, हालांकि इनके भाव से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्या रुकना चाहिए सेल पोजीशन में? देखिए, एक तो आज कोई इंट्राडे डेटा नहीं है, और ओवरनाइट यहाँ पर गोल्ड को ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से भी छोड़ना सही नहीं है। स्टिल मुझे लगता है कि आज के सत्र के लिए आप 76,825 के ऊपर के जो आज के हाई है उनके ऊपर के स्टॉप लॉस लगा लीजिए। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा बहुत यहाँ से करेक्शन आता है, जो कि 76,575 के नीचे जाने पे ही मुझे लगता है। तो वहां पे कोई भी करेक्शन आता है 300-400 पॉइंट पर, तो वहां से आप एक बार एग्जिट ले सकते हैं, बट इसके लिए स्टॉप लॉस आप 76,825 के ऊपर का प्लेस कर लें। अगले दर्शक है हमारे साथ जयराम देवासी है, बाली से। गोल्ड 76,800 रुपए पे इन्होंने 2 लॉट बाई किया है, बिल्कुल रिकॉर्ड स्तरों के आसपास। 76,820 का आज का हाई है, उसी आसपास में इनकी बाइंग है। रुके नितिन जी इनको, क्या 77,000 के लेवल इनको देखेंगे आज? विश्वमोहन जी, इनको अभी निकल जाना चाहिए, और जो बाइंग यहाँ पे बनती है वो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी 77,000 के ऊपर बनती है, तो अभी इनका ज्यादा लॉस नहीं है यहाँ पे, अभी इनको तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए। और अगर तेजी का व्यू बन रहा है तो उसके बेटर ये है कि 77,000 का कॉल ऑप्शन जो है वो ये बाय करके चलें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो बिल्कुल अगर आपके प्राइस खरीद के भाव के आसपास ही है तो यहाँ पे निकल जाने की सलाह है नितिन जी की तरफ से। अगर 77,000 के ऊपर जाता है फिर उस ब्रेकआउट के बाद आप वहाँ पे नई खरीदारी की राय ले सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जयपुर से ही है, फिर से इन्होंने नेचुरल गैस में लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, जानना चाह रहे कि क्या करें, क्या करना चाहिए? एक बार फिर से अखिलेश जी इनको भी सलाह दे दीजिए एनजी में। नेचुरल गैस में मुझे अभी गिरावट ही लग रही है, और अगर आपने कोई बाइंग ले रखी है तो 210-11 के आसपास के भाव आते हैं, तो एक बार यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। जब तक भाव 215 के नीचे मेंटेन है तो मुझे लगता है 197 से लेकर 185 तक के प्राइसेस भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम डाउन है, उछाले पे एग्जिट का रणनीति रखनी चाहिए हमें। बेस मेटल्स में जिंक आज अच्छी तेजी दिखा रहा है, हरीश जी जिंक में क्या करना चाहिए? 1.5% तक की तेजी है आज। सर जिंक में फिलहाल जो है बाइंग तो ओवरऑल हमने अभी 2 दिन पहले भी कहा था बाइंग है, लेकिन अभी 286 के ऊपर जो है फ्रेश बाइंग हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कंसोलिडेशन आ चुका है। तो फ्रेश बाइंग 286 के अबव हम बाय करें, और 289 290 तक के हमको टारगेट दिख रहे हैं, और वहीं डाउन साइड रिस्क का 284 रहेगा क्लोजिंग बेसिस पर। ओके, चलिए एग्री मार्केट की कुछ बात कर लेते हैं। जीरा जहां पर बिकवाली बढ़ी है, 25,000 रुपए पे फिसल कर आ चुका है जीरा का नवंबर का वायदा, आज भी करीब 2% की गिरावट दिखी है। क्या अखिलेश जी क्या व्यू है आपका जीरे पर, और गिरावट दिख रही है यहां से? देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसको दो तरह से देखना पड़ेगा। इमीडिएटली जो शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर नो डाउट बिकवाली का प्रेशर लग रहा है, और ऊपर के लेवल्स पे जीरा सस्टेन नहीं कर पा रहा है, हम देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे गुंजाइश है अभी और नीचे आने की। तो प्राइजेस रेफरेंस से बात करें तो 25,500 के नीचे जब तक यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पर मुझे लगता है 22,400-500 तक के भी लक्ष्य आने की संभावना है। हाजिर ट्रेडर के लिए वो एक उचित लेवल हो सकते हैं, बट अभी थोड़ा वेट करें, यहाँ से 1,500 पॉइंट और फिसल आउट हो सकता है, 1,500-2,000 पॉइंट। ग्वार में बताइए अखिलेश जी, ग्वार में फिर से पिछले 2 दिनों से मुनाफा वसूली दिख रही है, क्या ऊपर के लेवल पे डिमांड नहीं है? और टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है ग्वार का मार्केट अब? देखिए, गम और गंवार जब भी यहाँ पर एक बड़ी तेजी की संभावना दिखती है, इवन ऑन चार्ट्स पे भी और फंडामेंटली भी, तो वहां से टॉप आउट यहाँ पर देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ टाइम। और ऊपरी लेवल्स पे गम और गंवार दोनों ही मेंटेन नहीं कर पाते। अभी भी यहाँ पे कट पीस मार्केट ही लगता है मुझे, और दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट, गंवार की बात करें तो 5625, और गंवार गम की बात करें तो 11,400। इन लेवल्स के नीचे यहाँ पर इस वीक मुझे लगता है कि अभी बिकवाली जारी रहनी चाहिए। और गम का जो वायदा है जल्दी ही 11,000 के नीचे, और गंवार हमको
5470-75 तक देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से सेल करके काम करें। कोई पोजिशनल रुझान नहीं है इन दोनों ही कमोडिटीज के अंदर। पोजिशनल व्यू नहीं है, लेकिन ट्रेड के लिए अगर आप यहाँ पे लेना है तो इनको लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी नरमी दिख सकती है और 11,000 के नीचे जल्द ग्वारगम आ सकता है। 5470 के आसपास ग्वार सीड भी फिसल सकता है। जो करंट लेवल है उससे करीब करीब 50-60 रुपये ग्वार सीड और 300-400 रुपये की गिरावट यहाँ पर ग्वारगम में दिख सकती है, ऐसा अखिलेश जी को लगता है। शुक्रिया अखिलेश जी आपका, हरीश जी और नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया और उनके सभी सवालों के जवाब दिए। जो भी सवाल रह गए हैं, काफ़ी रिपीटेटिव सवाल थे, हम कल उनको अपने शो में शामिल करेंगे। तो कमोडिटी फटाफट को यही समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।